हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स 2020 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 90 टू 91 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए थे। आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में डिस्कस किए, साथ में जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। यहाँ मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे हम। अप्रैल मंथ का जो आपका मेन इवेंट्स है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम डिस्कस करेंगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी करंट इवेंट्स न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को हम नॉन स्टॉप डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी और इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं करंट इवेंट्स न्यूज अप्रैल इवेंट 1 पर। इवेंट 1 की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इस इवेंट से रिलेटेड आपसे आपसे जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चंस कि सबसे पहले बात की जाए ब्रिक्स समिट्स की, तो जो फिफ्थ ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी अप्रैल 2022 में। तो जो फिफ्थ ब्रिक्स समिट जो कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो इसको वर्चुअली आयोजित किया गया था, वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। कोई इसका फिजिकल मोड नहीं हुआ था, वर्चुअल मोड में ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, जो श्रीलंका में आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही बन सकता है। तो द फिफ्थ ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन, तो ये श्रीलंका में आयोजित की गई थी। सेकंड क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि इसकी जो थीम क्या थी। थीम की बात की जाए तो जब थीम ऑफ द ब्रिक्स समिट क्या थी, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकते हैं। तो इसकी तो थीम थी वो थी आपकी टूवर्ड्स अ रिजाइलेंट रीजन एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल। ये आपकी थीम बन सकती है। वहीं हम स्टैटिक जीके की बात करें कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड इससे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस बन सकता है कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। बिम्स्टेक के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका जो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है वो बंगाल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल, बी फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे याद रखना है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका आपका फुल फॉर्म याद रखना। सेकंड स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो बिम्स्टेक्स में कंट्रीज हैं वो कितनी कंट्रीज हैं। तो बिम्स्टेक्स में जो टोटल कंट्रीज हैं वो आपकी 7 कंट्रीज हैं। साउथ एशिया एंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 कंट्रीज यहाँ पे टोटल है, जो कि आपकी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे सम्मिलित है। साउथ एशिया यहाँ बात की जाए 7 कंट्रीज कौन कौन सी, थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि बिम्स्टेक्स में जो 7 कंट्रीज है वो आपकी कौन कौन सी 7 कंट्रीज हैं। 7 कंट्रीज देखिए, आप इंडिया का मैप देखिए, यहाँ पे श्रीलंका है, आपका इंडिया है, पहला इंडिया, दूसरा आपका श्रीलंका है, तीसरा आपका नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, सिक्स्थ म्यांमार और यहाँ पे सेवेंथ थाईलैंड। तो ये जो इतना सारा ये पोर्शन है इंडिया का, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे इसकी बिम्स्टेक्स की मेंबर है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल इस इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं। करंट इवेंट से क्वेश्चंस की बात की जाए तो यही बनेगा कि फिफ्थ बिम्स्टेक समिट कहाँ पे आयोजित की गई है, तो ये आपके श्रीलंका में आयोजित की गई है। हाइब्रिड मोड में इसको आयोजित किया गया था और इसकी थीम क्या थी, टूवर्ड्स रिजाइलेंट रीजन प्रॉस्पेरस इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल, ये इसकी थीम थी। तो ये हमने करंट इवेंट न्यूज 1 को डिस्कस किया। अब हम करंट इवेंट न्यूज सेकंड को देखते हैं। सेकंड में से देखिए, यहाँ पे जो भारत में पहली बार स्वदेशी विमान डॉर्नियर 228 को पहली बार भारत का स्वदेशी मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 टेक ऑफ से मेड इन कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम असम डिब्रूगढ़ टू अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से जो आपका इन वीडियोस को हमने डिटेल्ड में हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस में डिस्कस किया है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपका इसको डिटेल में देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर जाकर ये सारी वीडियोस डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि इंडिया ने पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट क्या क्या नाम है। इंडिया ने जो कमर्शियल फ्लाइट मेड इन इंडिया
में जो लॉन्च की है उसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो आपका डॉर्नियर 228 है। इसको हम इस न्यूज़ को हमको इस बारे में याद रखना है। डॉर्नियर 228 को यहाँ पे भारत का पहला स्वदेशी विमान है डॉर्नियर 228, इसके नाम याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कहाँ से कहाँ के लिए जो आपकी कमर्शियल फ्लाइट है वो कहाँ से कहाँ के लिए यहाँ पे इसने फ्लाइट किया था? तो इसने जो फ्लाइट किया था वो आपका असम के डिब्रूगढ़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के फांसी घाट तक इसको जो है वो आपका पहली इसने फ्लाइट किया था। तो ये पहली कमर्शियल फ्लाइट है इंडिया की जो कि मेड इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के द्वारा टेक ऑफ या सक्सेसफुली कंडक्ट की गई है। तो ये हमको याद रखना है। भाई थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये इसका जिम्मा जो दिया गया है, संचालन का जिम्मा किस कंपनी को दिया गया है? तो अलायंस एयर को जो है इसका चलाने का जिम्मा दिया गया है। तो ये सारे यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन। वहीं हम बात की जाए इसका डॉर्नियर 228 का चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि डॉर्नियर 228 जो है आपका मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है जो आपका, वो आपका 228 क्यों रखा गया है? इसका नाम 228 इसलिए रखा गया है कि ये जो 228 सेंटीमीटर रनवे पर भी जो है ये क्या करता है, 2.28 मीटर या 228 सेंटीमीटर रनवे पर भी लैंडिंग और टेकऑफ कर सकता है। इसलिए इसका नाम डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट रखा गया है जो कि भारत का पहला फर्स्ट स्वदेशी विमान है डॉर्नियर 228। हम थर्ड करंट इवेंट न्यूज देख लेते हैं। थर्ड करंट इवेंट न्यूज की बात की जाए तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में इंडिया की कौन सी 2 सिटीज को सम्मिलित किया गया? विच 2 इंडियन सिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो जो आपकी 2 इंडियन सिटीज रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं वो आपकी मुंबई एंड हैदराबाद को जो है यहाँ पे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं वो किसके द्वारा यहाँ रिकॉग्नाइज की जाती हैं? तो ये जो की जाती है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएफएओ का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और आर्वर्डे फाउंडेशन जो कि आपका एनजीओ है वहाँ उसके द्वारा जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। आर्वर्डे फाउंडेशन के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। किस लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है? कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन ट्रीज, जो अर्बन ट्रीज हैं उनको मेंटेन करना और ग्रीनरी मेंटेन करना बिल्डिंग्स में, इसके लिए इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वहीं फिफ्थ क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो मुंबई को जो मिला है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। वहीं जो आपकी हैदराबाद है उसको सेकंड टाइम जो है यहाँ पे 2020 में भी इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, 2020 में, जो कि 2021 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, है ना? ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हैदराबाद को सेकंड टाइम ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है और फर्स्ट टाइम जो है मुंबई को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। इतने सारे मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं। हम करंट इवेंट न्यूज फोर्थ को डिस्कस करें तो इसमें हमें डिस्कस अप्रैल 2002 करंट इवेंट न्यूज फोर्थ को डिस्कस करें तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है कि यही बन सकता है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो स्ट्रीट क्रिकेट चाइल्ड वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो आपका मेजबानी जो करेगा वो इंडिया इसकी मेजबानी करेगा 2023 ये स्टेट क्रिकेट चाइल्ड वर्ल्ड कप की। तो इंडिया विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। वहीं बात की जाए ये किस तरह का खेल है तो इसमें मेंस एंड वुमेन्स यहाँ पे दोनों चाइल्ड जो होते हैं, लड़का या लड़की दोनों यहाँ पे जो है यहाँ पे हिस्सा लेते हैं स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में। वहीं बात की जाए ये कौन सा, एक थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा एडिशन है? तो इसका ये सेकंड एडिशन है। इसके पहले जो एडिशन आपका कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो फर्स्ट एडिशन जो आपका स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000 स्ट्रीट क्रिकेट चाइल्ड वर्ल्ड कप का आयोजित किया गया था वो आपका पंजाब में आयोजित किया गया था। सॉरी, पंजाब में नहीं, यहाँ पे जो आयोजित किया गया था स्ट्रीट क्रिकेट चाइल्ड वर्ल्ड कप, जहाँ दक्षिण अफ्रीका ने ट्रॉफी जीती थी,
ये स्टेट के बाद दूसरा संस्करण इस प्रतियोगिता का पहला संस्करण 2019 में लंदन इंग्लैंड द्वारा 8 टीमों के बीच आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे जो किया गया था वो आपका फर्स्ट जो किया गया था वो आपका इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, लंदन लंदन में आयोजित किया गया था। 8 टीमों के बीच लंदन इंग्लैंड द्वारा 8 टीमों के बीच आयोजित किया गया था, जहां भारत दक्षिण ने ट्रॉफी जीती थी। तो यहाँ पे जो विनर हुआ था वो आपका इंडिया साउथ वहाँ पे विनर हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको स्ट्रीट क्रिकेट चाइल्ड वर्ल्ड के बारे में याद रखने हैं। और यहाँ से जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जो मैक्सिमम चांसेस है वो यही बनेगा कि स्ट्रीट क्रिकेट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाना है। तो ये आपका इंडिया में आयोजित किया जाना है। हम नेक्स्ट इवेंट करंट इवेंट न्यूज देख लेते हैं। करंट इवेंट न्यूज 5 देख लेते हैं। सबसे यहाँ से जो इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा वो ये बन सकता है कि इक्वलिटी डे तो एक कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी जो कि आपकी 14 अप्रैल को होती है उसको इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जाएगा। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन अनाउंस द असेंबलीज ऑन वेडनेसडे दैट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन अप्रैल 14 वुड बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 ऑन वुड बी सेलिब्रेटेड एज इक्वलिटी डे फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड। तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने ये अनाउंस किया है कि 14 अप्रैल से जो है वो आपका राज्य में जो है वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी को इक्वलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा इस साल 2022 से। तो 2022 से जो है वो आपका 14 अप्रैल को जो है वो तमिलनाडु में इक्वलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इवेंट न्यूज देख लेते हैं। करंट इवेंट न्यूज 6 देख लेते हैं कि इंटरनेशनल यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इस न्यूज से रिलेटेड वो ये बन सकता है कि इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी किसके लिए दिया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी जो आपका कुष्ठ रोग होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो इसको जो अवार्ड किया गया है वो आपका 2 लोगों को अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर भूषण कुमार ऑफ चंडीगढ़ इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है, और सेकंड जो दिया गया है सहयोग कुष्ठ ट्रस्ट को जो दिया गया है जो गुजरात का है, इसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया है। तो ये यहाँ पे मेनली इंटरनेशनल गांधी अवार्ड के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस को अवार्ड किया गया है। तो डॉक्टर भूषण कुमार को और सहयोग कुष्ठ ट्रस्ट को जो गुजरात को वो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है। ये दोनों नाम आपको याद रखने, यहाँ से यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज इवेंट देख लेते हैं हम। न्यूज सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें कि यूपीआई लाइट ऑनलाइन मोड में भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि यूपीआई लाइट जो इंडिया के जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यूपीआई लाइट को जो लॉन्च किया गया है वो आपका एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च यूपीआई ऑन डिवाइस वैलेट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन। इससे आप स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूपीआई लाइट जो कि आपका बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफर कर सकता है ऑफलाइन मोड में, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। वही यहाँ से सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांसफर किया जा सकता है यूपीआई लाइट के द्वारा। तो यूपीआई लाइट के द्वारा मैक्सिमम आप ₹200 तक का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप यूपीआई लाइट के द्वारा। तो इसकी लिमिट जो है वो आपकी ₹200 है। वहीं बात की जाए थर्ड क्वेश्चन बन सकता है ऑन डिवाइस वैलिड है, और इसमें मैक्सिमम इसके वैलिड में आप कितने मैक्सिमम पैसे आपके जमा रख सकते हैं। तो इसमें ₹2000 मैक्सिमम आप इसके वैलिड में जमा रख सकते हैं, और ये आपका सेमी ऑफलाइन होगा कि आप पैसे जब क्रेडिट जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, लेकिन जो डेबिट होगा आपके अकाउंट से पैसा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने इस इवेंट से रिलेटेड, इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड। इतने ही सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी ऐप का क्या नाम है, यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वैलेट इसका नाम रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं 123 पे से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके फीचर्स फोन के लिए ऑफलाइन मोड में बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है फीचर फोन के लिए। तो ये आपका 123 पे है, जिसको कि आपके आरबीआई के द्वारा
आपके आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो 1 2 3 पे की जो फैसिलिटीज 1 2 3 पे जो है वो आपका स्कैन एंड पे की फैसिलिटीज नहीं देता है। आप इसमें किसी बारकोड को स्कैन करके पे नहीं कर पाएंगे, जबकि जो आपका यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वैलिड है उसमें आप स्कैन करके भी यहाँ पे कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो 1 2 3 पे से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो आपका आरबीआई के द्वारा फीचर फोन के लिए, जो आपके फीचर फोन्स होते हैं वो आपका जो आपका लॉन्च किया गया है ऐप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपके पैसे ट्रांसफर करने के लिए, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम 1 2 3 पे है। और वहीं यूपीआई लाइट जो लॉन्च किया गया है वो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो ये आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज है। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो यही बन सकता है कि जो इंडिया के 29th इंडिया के जो 29वें आपके बनाए गए हैं आपके लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जो आपके सेना प्रमुख बनाए गए हैं, आर्मी आर्मी चीफ अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? 29 आर्मी चीफ जो अपॉइंट किए गए हैं सेना प्रमुख, वो कौन किए गए हैं? तो उनका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे, द लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे फर्स्ट फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स टू बी आर्मी चीफ। तो यहाँ पे जो ये पहले इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कॉर्प्स से हैं, जो कि आपके इंडिया के आर्मी चीफ बनाए गए हैं। तो ये सारा यहाँ से यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है कि इंडिया के जो 29th आर्मी चीफ या सेना प्रमुख बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को जो है वो आपका आप यहाँ पे आर्मी चीफ बनाया गया है, और ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले इंडिया के पहले आर्मी चीफ हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब हम करंट इवेंट न्यूज 10 डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है वो यही बन सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसकी हमको डेट याद रखनी है। इसको जो है वो आपका 18 अप्रैल को जो वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है करंट इवेंट्स से रिलेटेड कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम की बात की जाए तो इसकी जो थीम थी वो आपकी हेरिटेज एंड क्लाइमेट, हेरिटेज एंड क्लाइमेट जो थी वो इसकी थीम थी। क्लाइमेट इसकी यहाँ पे थीम थी। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं। वहीं हम स्टैटिक जीके की बात करें कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि भारत की जो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो कौन सी थी? तो भारत की पहली विश्व धरोहर महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं हैं। तो भारत की जो पहली फर्स्ट हेरिटेज साइट थी वो आपकी महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाएं हैं। वर्तमान में भारत में कितनी, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो यहाँ पे 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यहाँ पे इंडिया में इस समय अवेलेबल है। वहीं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भारत का 39वां और 40वां जो रिसेंटली अभी ऐड किए गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो कौन कौन सी जगह हैं? तो ये कालेश्वर मंदिर तेलंगाना और हड़प्पा सभ्यता का शहर धौलावीरा जो था वो आपका 39वां और 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो आपकी इंडिया की है। ये इतने सारे आपके करंट इवेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और स्टैटिक जीके से रिलेटेड यहाँ पे 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है। नेक्स्ट करंट इवेंट्स न्यूज देखते हैं हम। इवेंट 11 इसमें हम देखेंगे, देखिए यहाँ से इस इवेंट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो ये बन सकता है कि आईएससी बेंगलुरु में रिसेंटली अभी सुपर कंप्यूटर स्टेब्लिश किया गया है, उसका क्या नाम है? तो आईआईएससी बेंगलोर की बात की जाए, आईएससी बेंगलोर, तो इसमें जो सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है रिसेंटली वो आपका किया गया है परम प्रवेग। तो इसका हमको याद रखना है कि परम प्रवेग जो आपका सुपर कंप्यूटर वो कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? तो इसको आईएससी बेंगलोर में आपका कमीशन किया गया है। वहीं सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके सुपर कंप्यूटर स्टेब्लिश किए जा रहे हैं वो आपके किस मिशन के तहत स्टेब्लिश किए जा रहे हैं? तो ये आपका नेशनल एनएसएम मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इनको जो है वो आप यहाँ पे आपका स्टेब्लिश किया जा रहा है। वहीं बात की जाए इसके परम प्रवेग के जो आपकी कैपेसिटी, परम प्रवेग की जो आपकी कंप्यूटिंग क्षमता है वो आपकी कितनी है, स्पीड कितनी है? कि इसकी जो स्पीड है वो आपकी 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। पेटाफ्लॉप्स में जो है आपकी स्पीड नापी जाती है। तो इसको हमको याद रखना। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है, इसको डिजाइन एंड डेवलप किसके द्वारा
किया गया है। तो इसके डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो सीडेक के द्वारा इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। सीडेक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक के द्वारा इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज देख लेते हैं। करंट इवेंट न्यूज 12, इसकी बात की जाए अप्रैल करंट इवेंट न्यूज की, तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो आपका दूसरा जो आपका देखिए आईआईटी रुड़की की बात की जाए तो आईआईटी रुड़की में जो आपका किया गया है वो आपका कौन सा किया गया है। आईआईटी रुड़की में जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर स्टेब्लिश किया गया है, वो आपका परम गंगा स्टेब्लिश किया गया है। वहीं आईआईटी बेंगलोर में हमने जो स्टेब्लिश किया गया है देखा था अभी कुछ देर पहले, तो वो परम प्रवेग किया गया है। परम गंगा जो किया गया है वो आपका परम प्रवेग जो है वो आपका आईआईसी बेंगलोर में, और परम गंगा जो है वो आपका आईआईटी रुड़की में यहाँ पे सुपर कंप्यूटर स्टेब्लिश किया गया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी जो है वो आपकी परम गंगा की वो आपकी कितनी कैपेसिटी है, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है। 1.66 पेटाफ्लॉप्स जो है वो आपकी इसकी कैपेसिटी, ये भी एनएसएम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको आपका स्टेब्लिश किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। इतने सारे पॉइंट्स हमको याद रखने, मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परम शक्ति। तीसरा जो सुपर कंप्यूटर स्टेब्लिश किया गया है वो आपको परम शक्ति स्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि आईआईटी खड़गपुर में जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर में इसको स्टेब्लिश किया गया है। आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति को स्टेब्लिश किया गया है। ये सारे ऑप्शन क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो ये हम सबको ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। तो हमने अभी रिसेंटली 3 कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटिंग स्टेब्लिश किए गए वो आपने देखे। आईआईएससी बेंगलोर में कौन सा स्टेब्लिश किया गया है, तो आईआईएससी बेंगलोर में जो किया गया है वो आपका परम प्रवेग को किया गया है, परम प्रवेग को किया गया है, प्रवेग। वहीं बात की जाए आईआईटी रुड़की में जो है आपका परम गंगा को स्टेब्लिश किया गया है। और तीसरा जो हमने अभी देखा यहाँ पे, तो परम शक्ति जो किया गया है वो आईआईटी खड़गपुर में इसको स्टेब्लिश कमीशन किया गया है। और इसको इन तीनों कंप्यूटर को इसके द्वारा डेवलप किया गया है, सीडेक के द्वारा इनको डेवलप किया गया है, डेवलप्ड एंड डिजाइन किया गया है। और वहीं बात की जाए ये जो कंप्यूटर स्टेब्लिश किए जा रहे हैं वो किस मिशन के तहत स्टेब्लिश किए जा रहे हैं सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है वो आपके परम परम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर को स्टेब्लिश या कमीशनड किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं इस इवेंट से न्यूज से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं करंट इवेंट न्यूज 14 की। इसमें हम देखिए यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इससे करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकता है कि दुनिया की वर्ल्ड हाईएस्ट टनल कहाँ पे बनाई जा रही है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल रोड टनल है ये, वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड टनल जो बनाई जा रही है वो कहाँ पे बनाई जा रही है, तो ये आपकी इंडिया में बनाई जा रही है। इंडिया में कहाँ पे बनाई जा रही है ये भी पूछ सकता है। तो इंडिया में इसको बना रहा है सिंकुला दर्रे पर। सिंकुला पास जो आपका इंडिया का है, सिंकुला पास, वहां पे जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड टनल का निर्माण किया जा रहा है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस किस वैली को जोड़ेगी, तो ये आपकी लद्दाख की जो जंस्कर वैली है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख में जो आपकी जांस्कर वैली है उसको यहाँ पे जोड़ेगी। और आपकी जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ेगी। ये हिमाचल प्रदेश की जो आपकी लाहौल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जांस्कर वैली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इन दोनों को ये कनेक्ट करेगी रोड टनल का जो निर्माण किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के द्वारा इसको जो आपका बनाया जा रहा है। कितनी फीट ऊंचाई पर, थर्ड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, तो इसको जो बनाया जा रहा है वो कितनी फीट ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, तो ये 16,580 फीट की ऊंचाई पर इस टनल का निर्माण किया जा रहा है, रोड टनल का निर्माण किया जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। वहीं बात की जाए इस समय की बात की जाए तो इसकी लेंथ जो कितनी होगी, लेंथ की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी 2.5 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। वहीं बात की जाए द अटल टनल विच प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द 13,000 फीट पे जो बनाई गई है रोहतांग पास पे, जो इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एबव 100। यहाँ पे इस समय जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल होगी। वहीं लॉन्गेस्ट टनल की बात की जाए तो अटल टनल जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है, जो कि आपकी 10,000 फीट ऊंचाई पर बनाई गई। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारे आपसे पूछ सकते हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं करंट इवेंट 15, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनेगा वो यही बनेगा कि देश की पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था।
तो वियर हैज बीन इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ टूप सिस्टम इन इंडिया। तो देश की पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली सोलर रूफ टूप सिस्टम को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये आपका गुजरात स्टेट के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर इसको लगाया गया है। इंडिया की पहली फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ टूप सिस्टम, देश की पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली को गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर लगाया गया है। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में इसको लगाया गया है। इसकी सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? तो इसकी 10 फोटोवोल्टिक कैपेसिटी इसकी है। वहीं बात की जाए इसको किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया है? तो जर्मन सिस्टम की स्थापना जर्मन की विकास एजेंसी डाइचे गेजलसाफ्ट और इंटरनेशनल जुमा मैनर वीट के द्वारा इसको जो सहायता उपलब्ध कराई गई है। वहीं पीवी पोर्ट का जो निर्माण किया गया है वो आपका सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड दिल्ली के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज देख लेते हैं। करंट इवेंट न्यूज 16 की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव वो यही बन सकता है कि एक्स कृपाण ट्राई शक्ति एक्सरसाइज को कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो एक्स कृपाण ट्राई शक्ति को आपको जो आयोजित किया गया था वो आपका तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, वहां पे इसको आयोजित किया गया था। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस किस के बीच की ज्वाइंट एक्सरसाइज थी? तो ये जो एक्सरसाइज थी वो इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर, इंडियन आर्मी की जो आपकी त्रिशक्ति कोर है उसकी ज्वाइंट एक्सरसाइज थी। किसके साथ उसकी? और आपके जो आपकी भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF, तो आपके जो सेंट्रल इंडियन आर्मी एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्स हैं CAPF सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, इंडिया की जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है उसके बीच में इस ट्राई शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस इवेंट से रिलेटेड, इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड बन सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका इवेंट 17 डिस्कस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है? तो यहाँ से जो बन सकता है कि 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप्स, 12th सीनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप्स को किसने जीता है? तो 12th मेंस हॉकी सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप्स ये किसने जीती है मेंस की? तो ये आपकी हरियाणा ने विन की है। हरियाणा ने यहाँ पे आपकी 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप्स को हरियाणा ने विन किया है। किसको हराकर यहाँ पे जीता है? तमिलनाडु को 3-1 से हराकर यहाँ पे हरियाणा ने इसको विन किया है। तो ये सारे आपको याद रखने। इसको तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किसको कहाँ पे आयोजित की गई थी आपकी 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप्स? तो ये आपकी आयोजित की गई थी आपकी भोपाल में आयोजित की गई थी। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है। एक हम देख लेते हैं रेडियो अक्स से रिलेटेड। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्स का कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये आपका नागपुर में लॉन्च किया गया है। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो आपका रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है अक्ष। रेडियो अक्ष को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये आपका नागपुर में लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज देख लेते हैं कि रसिया ने अभी रिसेंटली कौन सी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने, वो कौन सी मिसाइल है? तो इसका जो नाम है वो आपका सरमत मिसाइल को जो है वो आप यहाँ पे रसिया ने लॉन्च किया है। न्यूक्लियर मिसाइल है ये इसकी। वहीं इसको इन सारे पॉइंट्स को हमको याद रखना। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। वहीं इसके कुछ और भी स्टैटिक जीके की बात की जाए तो कुछ और पॉइंट्स जो बन सकते हैं कि इसकी जो रेंज है इसने कितने दूरी के टारगेट को हिट किया है? तो इसने अराउंड 6000 किलोमीटर के टारगेट को हिट किया था। जो रसिया के पेल्स्टक नॉर्थ वेस्ट रसिया यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था और 6000 किलोमीटर यहाँ पे टारगेट को हिट किया था। यानी इंडिया के यहाँ पे अराउंड इसकी जो ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर अवे था। तो पेल्स्टक नॉर्थ वेस्ट रसिया से इसको लॉन्च किया गया था। एंड कमचटा पेनिसुला है यहाँ पे रसिया पे, यहाँ पे इसने हिट किया था टारगेट को। ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज हम देख लेते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
करंट इवेंट 19 न्यूज हम देख लेते हैं अप्रैल 2022 की। देखिए यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो ये बन सकता है कि इंडिया का फर्स्ट 99.99 प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कहाँ पे आपका लगाया गया है। तो देश का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे चालू किया गया है, तो इसको जिस स्टेट में लगाया गया है उसका नाम पूछ सकता है। तो ये आपका लगाया गया है असम में। असम में लगाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के। इसकी कैपेसिटी जो रहेगी वो आपकी 10 केजी पर डे आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। इसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 10 केजी पर डे आपका ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ऐसी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन गैसी रहती है, उसका ग्रीन हाइड्रोजन, उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है वो आपका जो प्रोडक्शन किया जाता है वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है वो आपका वो उस तरह प्रोड्यूस की हुई हाइड्रोजन वो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का उपयोग करके प्लांट को चलाकर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना आपका ग्रीन हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इंडिया का पहला 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो लगाया गया है वो आपका असम में लगाया गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे किस कंपनी के द्वारा इसको लगाया गया है। तो इसको जो लगाया गया है वो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको लगाया गया है। ये सारे पॉइंट्स आपके याद रखने हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज देख लेते हैं हम। 20 करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड पढ़ सकते हैं कि यहाँ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो ये बन सकता है कि अभी रिसेंटली जो वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? NITI के। तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं वो आपके डॉक्टर सुमन के बेरी को जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सुमन के बेरी, तो इनका हमको याद रखना है। सुमन के बेरी जो वो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो वाइस चेयरमैन के जो नीति आयोग के बनाए गए वो आपके सुमन के बेरी आयोग बनाए गए। वहीं स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है NITI का। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म जो है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। योजना आयोग का 2015 में जो है वो आपका कब, ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। तो इसका नाम आपका जो था वो आपका योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, जिसको कि 2015 में आपका नाम चेंज करके यहाँ पे नीति आयोग कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। भाई इसके थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो आपके नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। उपाध्यक्ष जो है वो आपको वाइस चेयरमैन जो है वो आपके रिकमेंडेड करके इनको अपॉइंट किया जाता है। तो वाइस चेयरमैन जो बनाए गए वो आपके सुमन के बेरी बनाए गए हैं। वहीं चेयरमैन की बात की जाए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरमैन है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। इसके पहले जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो आप कौन थे ये भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके अरविंद पनगड़िया जो थे वो आपके नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन थे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इवेंट 21 को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि ट्विटर, रिसेंटली ट्विटर के लिए डील हुई है, जिसको कि किसने डील की है, कितने में डील हुई है और किसने की है। तो इसको जो ट्विटर को खरीदने के लिए जो डील की है वो आपके एलन मस्क ने की है। 44 अरब डॉलर की डील यहाँ पे एलन मस्क के द्वारा की गई। वही एलन मस्क की बात की जाए तो एलन मस्क जो इस समय बाकी कंपनियों के फाउंडर हैं वो आपकी कंपनी स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर हैं, जो कि आपकी रॉकेट कंपनी है आपकी। वही बात की जाए इसके अलावा टेस्ला CEO ने न्यूरोलिंक भी इन्हीं की है आपके एलन मस्क की। और वहीं जबकि द बोरिंग कंपनी जो इंटरसिटी ट्रांजिट सिस्टम डेवलप करती है, सुरंग बनाती है, वो भी इनकी है। द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और जो आपकी स्पेसएक्स है वो उन सभी की जो है वो आपके ये आपके जो इन्होंने फाउंड की थी एलन मस्क ने। तो ये सारे पॉइंट्स हमको इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट 22 हम डिस्कस करते हैं और इसको हम देखते हैं कि इंडिया के द्वारा रिसेंटली पनडुब्बी लॉन्च की गई है। 6th सबमरीन थी जो आपकी P-75 प्रोजेक्ट की 6th सबमरीन जो इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी कमीशनड की गई है वो आपकी कौन सी है। तो ये आपकी साइलेंट किलर बाक्षीर जो है, बाक्षीर इसका नाम है। बाक्षीर को जो है वो वहाँ पे 6th
सबमरीन जो P75 प्रोजेक्ट की है वो इंडिया ने लॉन्च करी है। तो इसके पहले की जो टोटल 6 P75 प्रोजेक्ट था, P75 प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो बनाई जानी थी वो आपकी 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई जानी थी। प्रोजेक्ट 75 के तहत 4 स्कॉर्पियन से अत्याधुनिक पनडुब्बियां जो ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी हैं वो आपकी हैं INS कलवेरी, खंडेरी, करंज, INS करंज, INS बेला इस समय भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दे रही है। वहीं P75 की आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS बाक्सीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च कर दिया गया। तो ये आखिरी थी। टोटल P75 प्रोजेक्ट क्या है, तो इंडिया का जो P75 प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत स्कॉर्पियन क्लास की जो है वो आपकी 6 सबमरीन बनाई जानी थी, जिनके की 5 ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी हैं और 6 जो बाक्सीर थी उसको अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। वहीं बात की जाए बाक्सीर किस नाम पे रखा गया है, तो बाक्सीर का नाम रेत की मछली के नाम पे रखा गया है, जो कि आपके हिंद महासागर के गहरे समुद्र में पाई जाती है। ये सारे पॉइंट्स हमको इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट 23 हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स जो कि आपकी 2022 आयोजित की गई थी। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बन सकता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2022 कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो ये आपकी 19 से लेके 24 अप्रैल 2022 तक ये आपकी उलानबत्तर मंगोलिया में आयोजित की गई थी। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है वो बन सकता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2022 में जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो इस करंट इवेंट न्यूज रिलेटेड बन सकता है वो ये बन सकता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स जो 2022 है जो कि आपकी उलानबत्तर मंगोलिया में आयोजित की गई थी, वहां पे इंडिया की साइड से किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो इंडिया की साइड से जो इंडिया की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीता है वो आपका रवि कुमार दाहिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल विन किया है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2020 में। इन्होंने किसको हराकर यहाँ पे जीता है, कजाकिस्तान के रखत कल्हान को हराकर 57 केजी वेट कैटेगरी में जो यहाँ पे रवि कुमार दाहिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। भाई थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2022 में इंडिया ने कितने मेडल विन किए हैं, कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ में इंडिया ने जो जीते हैं वो आपके टोटल 17 पदक जीते हैं, जिसमें कि एक आपका गोल्ड मेडल है, वहीं 5 आपके सिल्वर मेडल हैं और रिमेनिंग 11 जो है वो आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो यहाँ पे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप्स में रवि कुमार दाहिया ने जो है वहां पे गोल्ड मेडल जीता है 57 केजी वेट कैटेगरी में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भाई और बात करें हम यहाँ पे आपके सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल जो जीता है टोक्यो ओलंपियन दीपक पूनिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल इस खेल में जीता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। वहीं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स की वुमेन कैटेगरी की बात करें तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वुमेन कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि टोटल कितने वुमेन्स कैटेगरी में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे जो मेडल जीते हैं तो वहां पे 5 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। 2 सिल्वर मेडल है और 3 आपके ब्रॉन्ज है। 2 सिल्वर मेडल जो आपके जीते हैं वो आपके राधिका जगलन हु वॉन द सिल्वर मेडल इन 65 केजी में इन्होंने जीता है। वहीं बात की जाए अंशु मलिक ने भी सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स की 57 वेट कैटेगरी में। वहीं आपका जो राधिका जगलन ने जीता है वो आपका 65 केजी वेट कैटेगरी रेसलिंग में यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सिक्स्थ क्वेश्चन कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो इंडिया की पोजीशन रही वो कौन सी पोजीशन रही। तो इंडिया जो पोजीशन पे रहा वो यहाँ पे 5th पोजीशन पर रहा। टोटल कितने मेडल इंडिया ने जीते, तो यहाँ पे टोटल 17 मेडल के साथ इंडिया 5th पोजीशन पर रहा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 7th क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट कंट्री एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में फर्स्ट पोजीशन किसकी रही, तो वो यहाँ पे जापान यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज पे चलते हैं और देखते हैं करंट इवेंट न्यूज 24। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है 24 अप्रैल को यहाँ पे नेशनल पंचायती राज
डे 2022 आपका सेलिब्रेट किया गया। हर साल ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार नेशनल पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की थीम क्या थी। तो इस बार जो थी वो यहाँ पे कोई थीम नहीं थी, ये विदाउट थीम के सेलिब्रेट किया गया था आपका नेशनल पंचायती राज दिवस। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि इस किस लिए स्टैटिक जीके की बात की जाए। स्टैटिक जीके से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये बन सकता है कि जो आपका पंचायती राज दिवस है वो किस याद में मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात की जाए, पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल 1992 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड। तो 24 अप्रैल को जो था संविधान संशोधन का अधिनियम 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो आपका इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था। इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में जो है आपका 24 अप्रैल को जो है वो आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वहीं बात की जाए 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुए संविधान संशोधन 73वां संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। यह दिन शुरू में अप्रैल 2017 में सत्ता के विकेंद्रीकरण इस अमेंडमेंट के द्वारा जो हुआ था वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। उसी याद में जो है वो आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वहीं बात की जाए पंचायती राज दिवस स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन एक और बन सकता है कि पंचायती राज को आपका स्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उसी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो आपका इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, जिसमें कि आपकी 3 स्तर पे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत बनाई गई थी, पंचायत ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। ये सारे यहाँ पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी रिलेटेड है वैक्सीन से रिलेटेड, कि इंडिया की फर्स्ट रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी वैक्सीन कौन सी है। रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, रिसेप्टर आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सी है। आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन इंडिया की पहली कौन सी है। तो ये आपकी जो है वो आपकी कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है वो इंडिया की फर्स्ट रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसको जो लगाया जाएगा वो आपका 5 से 11 साल के बच्चों को इसको लगाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है। तो हैदराबाद में स्थित बायोलॉजिकल ईज को इसको कोर्बेवैक्स वैक्सीन को डेवलप्ड किया गया है, जो कि अभी 15 से 11 साल के बच्चों को लगाई जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। 26 करंट इवेंट न्यूज जो रिलेटेड है वो आपके कृष्णन रामानुज से रिलेटेड है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि नेस्कॉम के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि नेस्कॉम के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है। तो कृष्णन रामानुज जो कि आपके टीसीएस में इस समय, उनको जो है वो आप नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया है। ये हमको याद रखना है। वहीं टाटा कंसल्टेंटिंग सर्विस के वरिष्ठ कार्यकारी इनके ये इस समय जो वो आप टीसीएस में है, तो इनको जो है वो 2022-23 के लिए जो है वो आपका नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं इनके इससे पहले जो थे वो आपके वाइस चेयरमैन थे। अब जो वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं नेस्कॉम के, वो आपके नेस्कॉम के माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो आपके अनंत महेश्वरी हैं, उनको यहाँ पे वाइस चेयरमैन बनाया गया, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो आपके अनंत महेश्वरी हैं। वहीं थर्ड क्वेश्चन बन सकता है नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम का फुल फॉर्म है। ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज देख लेते हैं 27। सब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 2022 जो आयोजित किए गए हैं वो आपके कहाँ पे आयोजित किए गए हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में आयोजित किए गए थे। आपके बेंगलुरु में इनका आयोजन किया गया था अप्रैल 2022 में, जो कि आपके श्री कांतिरावा स्टेडियम इंडोर स्टेडियम है, वहां पे इनको आयोजित किया गया था। तो यहाँ से ये बन सकता है। ये इसका सेकंड एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, सेकंड एडिशन था। वहीं फर्स्ट एडिशन की बात की जाए तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम
2020 में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे? ये भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे, जहाँ के कि पंजाब ने 17 स्वर्ण पदक जीते थे। इंडिया का ये यूनिवर्सिटी के बीच में बिगेस्ट कॉम्पिटिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021, जिसका कि सेकेंड एडिशन बेंगलोर में आयोजित किया गया है, श्री कांति राव स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज देख लेते हैं 28, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो इससे रिलेटेड जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि देश का पहला ऐसा शहर जहां के कि वैक्यूम सीवर का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम, कहां पे? तो ये आगरा, यूपी स्टेट का जो आगरा है वो इंडिया की पहली ऐसी सिटी बन गया है जहां की वैक्यूम सीवर का इस्तेमाल किया जाएगा। वैक्यूम सीवर्स क्या होते हैं ये हमने इस वीडियो को जब हमने डिटेल में डिस्कस किया था वहां पे हमने डिस्कस किया था। हम एक बार बता देते हैं कि वैक्यूम सीवर, देखिए यदि आपका घर रोड के नीचे है, रोड के ऊपर है और आपका जो रोड है वो नीचे है, तो यहाँ से जो आपका जितना भी आपका ड्रेनेज है वो आपका यहाँ पे इजीली फ्लो हो जाएगा। लेकिन यदि रोड ऊपर है और आपका घर नीचे है तो ये ऊपर की साइड फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और इसको सक कर लिया जाता है, जिसका भी आपका ड्रेनेज है। तो ये सारे सीवर है वो आपको यहाँ पे सक कर लिया जाता है। तो ये सारे जो इस तरह का जो वैक्यूम सीवर लगाया गया है वो कहाँ पे लगाया गया है? तो ये यूपी स्टेट में आगरा सिटी में, यहाँ पे ताजमहल के पास जो है वहाँ पे वैक्यूम सीवर को लगाया गया है। इसका संचालन की बात की जाए तो इसके बाद जो है वो आपका इसका जो संचालन किया जाएगा वो आपका नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा अगले 5 साल के लिए। और इसके बाद देखिए आगरा में लगने के बाद आगरा के बाद कोची नगर निगम में भी जो है वो आपका वैक्यूम सीवर को स्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इतने मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट न्यूज देख लेते हैं हम। इस करंट इवेंट न्यूज की बात की जाए तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि इन गगन सिस्टम का इस्तेमाल कर सफल लैंडिंग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी एयरलाइन बन गई है? तो गगन सिस्टम का यूज करके द इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम गगन। तो गगन का यूज करके लैंडिंग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो ये आपकी इंडिगो एयरलाइन है, वो इंडिया की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने कि गगन सिस्टम का यूज करके सफल लैंडिंग की है। गगन सिस्टम क्या है? गगन का फुल फॉर्म हमको याद रखना है। तो गगन का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका यहाँ पे देख लेते हैं। गगन का जो फुल फॉर्म होता है, गगन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर निर्भर करती है। यहाँ पे जो किया जाता है, सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है। हवाई जहाज को बगैर किसी जमीनी आधारित नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लैंड कराने में मदद करता है। इस समय जो होते हैं ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम होते हैं, उनका यूज किए बिना जो है यहाँ पे लैंड किया गया है। जमीनी स्तर पर यहाँ पे कोई नहीं था, डायरेक्ट आपका सैटेलाइट से इसको कंट्रोल किया गया था और इसकी सफल लैंडिंग कराई गई। तो ऐसा करने वाला जो इंडिया की पहली एयरलाइन बन गई है वो इंडिगो एयरलाइन जो बन गई है वो इंडिया की पहली एयरलाइन बन गई जिसने की गगन सिस्टम का यूज करके सफल लैंडिंग कराई है विमान की। भाई गगन की बात की जाए, गगन का फुल फॉर्म जो आपको इस नई तकनीक को GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, GPS इसका जो गगन का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। तो गगन का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका गगन का फुल फॉर्म है। तो ये हमको याद रखना है, गगन का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। इस तकनीक को किस के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका तकनीक को जो डेवलप किया गया है वो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AIR, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया है, संयुक्त रूप से इसको डेवलप्ड किया गया है। तो इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया, ये करने के बाद इंडिया एशिया में पहली कंट्री बन गई है जिसके पास की इस तरह का लैंडिंग सिस्टम है, एविएशन which has been jointly developed by the Center of Indian Space Research Organization। तो इंडिया पहली कंट्री है जिसके पास थी इस तरह का सिस्टम है जो कि आपकी सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग करा सकती है। तो ये सारी न्यूज हमने अप्रैल 2022 से रिलेटेड जो थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, जो कि आपकी अप्रैल 2020 की खास न्यूज थी। तो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। साथ में इन सारी वीडियोस का इन सभी जो हमने करंट इवेंट न्यूज डिस्कस की इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लीजिए जिससे कि आप इसका रिवीजन कर सकें।
तो ये ऑल अबाउट था अप्रैल 2022 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जब हम भी नया वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।